तनीश कुमार है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज मैं CGL या CHSL या MTS टायर 1 में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, टाइमिंग क्या रखें, एनालिसिस कैसे करें, रैंक कैसे देखें, अपने पोजीशन को जज कैसे करें, इन सब 7-8 टॉपिक या 10 टॉपिक में आज बातें करने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप कम से कम इन तरीक़ों को मेरे कहने पर 1 या 2 मॉक में अपना करके देखें तो आपको अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ कि आज मैं किन टॉपिक पे बातें करने वाला हूँ और थोड़ी मैं विस्तार से बातें करूँगा। पहला, टायर 1 यानी प्री जिसको बोलते हैं, उसका मॉक टेस्ट जो होता है, होम टेस्ट, उसे कब से लगाना स्टार्ट करें। दूसरा, क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टायर 1 के हैं उनको मॉक टेस्ट के रूप में ही सॉल्व करें, टेस्ट के रूप में, या फिर आसानी से अपने घर में क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें, क्या करें। तीसरा, जो इम्पोर्टेंट सबसे है कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस में हम किन सेक्शनों को क्रम सीरीज कैसे रखें, मतलब कौन सा सेक्शन को आगे सॉल्व करें, कौन सा सेक्शन को पीछे सॉल्व करें और इससे क्या फ़ायदा होगा। टेस्ट का टाइमिंग क्या हो, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है ना, कि कितना बजे से कितना बजे हम टेस्ट दें दिन में, 1 घंटा का। टेस्ट डेली दें या फिर वीकली दें या क्या करें, इसके बारे में बात होगा। अपने स्टैंडर्ड को हम जज कैसे करें कि जब हम मॉक टेस्ट दिए हैं तो मेरा पोजीशन क्या है, मेरा रैंक क्या है, ये हम जज कैसे करें, उसके बारे में बात होगा। गलतियों को कैसे सुधारें, टायर 1 में जो हमारे मॉक्स में गलती हो रहा है उसको कैसे सुधारें। अलग अलग इंस्टीट्यूट का फ्री का जो मॉक टेस्ट होता है उसे दें या फिर हम कोई एक स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट को खरीद करके एक स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट किसी इंस्टीट्यूट का खरीद करके उसे दें। एनालिसिस कैसे करें, यूट्यूब में हर एक वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन आ जाता है, या आप वीडियो सॉल्यूशन में देख लेते होंगे टेस्ट में, तो वो करें कि पहले क्या करें, मतलब अगर हमको जो क्वेश्चन नहीं बना उसको हम कैसे रीचेक करें, कैसे सॉल्व करें, या उसका सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढें। टॉपर के आप देखते होंगे कि 200 में 190, 195, 185 आ जाते हैं और उनका टाइमिंग भी 20-25 मिनट ही रहता है। तो वो क्या है बात है, इसके बारे में बात करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या मॉक टेस्ट में मेरे जितने मार्क्स आ रहे हैं, मान लेते हैं हम इंस्टीट्यूट ए कोई है उसका मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम, तो क्या उतना ही मेरा मार्क्स CGL में भी आएगा जब हम रियल एग्ज़ाम देंगे टायर 1 का, या उससे कम भी हो सकता है, उससे बढ़ भी सकता है, क्या हो सकता है। तो हाँ, और एक चीज़ और बात है कि हम प्रत्येक सेक्शन पे, मतलब जो सेक्शन 4 सेक्शंस होते हैं टायर 1 में, उनमें हम कितना टाइम इन्वेस्ट करें, ये भी हम बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेरी किसी को करना हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे क्वेरी कर सकते हैं, मैं टाइम मिलने पर रिप्लाई देता रहूँगा। क्योंकि होता है कि वीडियो डालने पर यूट्यूब के नीचे अगर हमको किसी को आंसर देना हो तो हमको मैसेज तो आ जाता है, लेकिन यूट्यूब पे जा करके फिर कमेंट करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आप टेलीग्राम पे जुड़ करके आप क्वेरी कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुतों को कॉल भी कर देता हूँ या बहुतों को मैं सजेशन भी दे देता हूँ, लेकिन बेटर ये रहता है कि कॉल पे ही देना होता है बेटर। तो इसलिए मैं कॉल भी किन्हीं को कर लेता हूँ, जो देख रहे होंगे उन्हें जान भी रहे होंगे कि हमने किसको कॉल किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि जब भी अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना जो बात है टॉपिक उसको, कि टायर 1 में मॉक टेस्ट को अप्रोच कैसे करें। जब भी आप टेस्ट दें, पहले हम ये बोल रहे हैं, जब भी आप टेस्ट दें तो आपको कॉपी यूज नहीं करना है, कॉपी यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक टेबल रखना है, एक चेयर रखना है, जैसे वहाँ पे करते हैं। एक टेबल जिसमें आपका कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा, एक चेयर पे आपको बैठना है, और ऐसा आपको 3 पेज रखना है। 3 पेज दिख रहा है, 2 पेज, 3 पेज रखना है। और इसी पेज पे ही आपको लिखना है
ऐसा नहीं कि आप कॉपी पे लिख रहे हैं। क्यों ऐसे समझिए, थोड़ा थोड़ा बारीकी भी समझिए। आप जब कॉपी पे या बैठ के टेस्ट देते हैं तो हो सकता है कि आपका लिखावट अच्छा हो, आपका लिखावट अच्छा हो, मतलब आप लिख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है। अगर आप उस पर हैबिट कर लिए, आपको मिलेगा वहाँ पेज, तो पेज पे क्या होता है ना, आप जब लिखते हैं तो घिसा जाता है बहुत सारा, जैसे 5 लिख रहे पता चलेगा लिखते लिखते घिस जा रहा है थोड़ा सा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम जो बोल रहे हैं आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि आपको अल्टीमेटली वहाँ पेज पे ही देना है टेस्ट एग्ज़ाम, तो हम पेज पे ही प्रैक्टिस क्यों ना करें। तो इतना ये A4 पेज जिसको बोला जाता है, प्रिंट जिसको निकालते हैं, वो आपको 3 लेना है, एक ही पर रखना है और ऐसे सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, टेबल पे रख के। कॉपी यूज नहीं करना है, ठीक, क्योंकि आपका हैबिट हो जाएगा कॉपी, वहाँ मिलेगा पेज, फिर हो जाएगा लिखने में पता चल रहा है लिख रहे हैं पेन घिसा जा रहा है। ये करना है पहला। तो टेबल, कुर्सी, पेज। टायर 1 का मॉक देना कब शुरू करें, कब हमको मॉक्स देना शुरू करना चाहिए। तो फिर से वही बात, जब आप चारों सेक्शन का बेसिक कंप्लीट कर लिए हों, मतलब आप लुसेंट कुछ ना कुछ पढ़ लिए हों जीएस के लिए, रीजनिंग लगा लिए हों, इंग्लिश कर लिए हों, कुछ ना कुछ पेपर या वर्ड अपना पावर स्ट्रॉन्ग कर लिए होंगे, सेपरेट हम बाद में बात करेंगे। मैथ्स अपना कंसेप्ट आपका क्लियर हो, उसके बाद आप टायर 1 दे सकते हैं, आप एलिजिबल है देने के लिए, अगर आप इतना कर लिए हैं कुछ भी। तो अब समझते हैं कि अगर हमको मॉक टेस्ट देना हम सोच रहे हैं, तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना चाहिए हमको पहले ही, मॉक टेस्ट अप्लाई करने के पहले, मॉक टेस्ट देने अटेम्प्ट करने के पहले, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको मॉक टेस्ट के ही रूप में देना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं आपको समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं हम एक लड़का है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमको लग गया कि हमको टायर 1 का टेस्ट अब मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक, देना चाहिए। तो क्या इसके पहले हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना चाहिए या उसको भी मॉक टेस्ट के रूप में देना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये होगा, थोड़ा समझिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लेते हैं 100 सेट है, सपोज मान लेते हैं 100 सेट है, ठीक है ना, 100 सेट ही मानते हैं, तो आपको 30 सेट आराम से सॉल्व करना है। 30 सेट आराम से, बेसिक हो जाने के बाद आराम से एकदम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे घर में क्वेश्चन किताब बनाते हैं ना आराम से, वैसे 30 सेट 100 में। अगला 30 सेट क्या करना है कि आपको घर में ही जब सॉल्व कर रहे हैं इत्मीनान से बैठ करके, तो 1 घंटा का टाइमर लगाना है, अलार्म या तो फिर घड़ी में लगा लिए, सॉल्व करना है पूरा 1 घंटा में। आपको माइंड में ये रखना है हमको 1 घंटा में सॉल्व करना है। कितना हो गया, 60 सेट कंप्लीट। अब 40 सेट जो बच रहा है, 40 सेट, उसको सबसे पहले आप मॉक टेस्ट में दीजिए। आप देखते होंगे जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट खरीदते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आपको पहले वो 40 कंप्लीट करना है। क्या करना है, वो 40 कंप्लीट करना है। हो गया कंप्लीट, इसका फ़ायदा क्यों हम बताएंगे। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है किसी भी इंस्टीट्यूट का जिसका परचेज किए हैं। 100 सेट कंप्लीट हो गया, 30, 40, उसके बाद अब मॉक टेस्ट लगाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा समझिए थोड़ा सा। इससे आपको आपका पोजीशन देखने में आसानी होगा कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं घर में, तो उसमें आपका पोजीशन क्या है वो देखने में आसानी होगा। कैसे समझिए कि जब आप इतना सॉल्व कर लिए हैं तो एक तरह से आप समझ गए हैं कि मेरा जो रियल एग्ज़ाम है उसमें पैटर्न क्या है, उसमें लेबल क्या है, किस हिसाब से रीजनिंग कहाँ तक लेबल जाता है, किस हिसाब से इंग्लिश कहाँ तक लेबल जाता है, किस हिसाब से मैथ कहाँ तक लेबल जाता है, जीएस के लेवल कहाँ तक जाता है। अब जब 40 टेस्ट दिए हैं उसको, तो आपको पता है कि हाँ हम ऑन एन एवरेज मेरा स्कोर 140-50 आ ही जाता है। ठीक, अब देखिए समझिए इसका ये फायदा क्या होगा आपको। जब भी आप मॉक टेस्ट अब लगाएंगे तो मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, कुछ जो सेट होते हैं टेस्ट का वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, कुछ बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो जब आप टफ को सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एसएससी का लेवल यहाँ तक है, मेरा यहाँ तक रहा है, तो मेरा स्कोर कम होना निश्चित सर्टेन है। ये एसएससी का लेवल है, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है आपको यहाँ तक,
तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा मार्क्स कम होना है। ये एसएससी का लेवल है, ये इजी शिफ्ट में आ गया। आप जो मॉक्स दे रहे हो उसमें इजी पूरा लेवल का आ गया, तो आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसमें। क्योंकि आप जब एसएससी में 140-50 स्कोर कर रहे थे तो टफ में हो सकता है कि उससे 10 नंबर कम आएगा और इजी में उससे 10 नंबर ज़्यादा आएगा। तो आप इससे डिमोरलाइज नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, आपको पता रहेगा कि अच्छा एसएससी में तो इतना लेवल का आता है, हम तो वहाँ उतना स्टैंड कर रहे थे, 150 मेरा नंबर तो आ रहा था एवरेज में। अगर ये टफ शिफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप को केवल जज कर रहे हैं, देना है लेकिन अब जज कर रहे हैं। तो आपका एक माइंड होगा ना, कि माइंड सेटअप हो गया कि हाँ हम वहाँ तक तो ठीक है एसएससी में, अब हमको लेवल बढ़ाना है, अब हमको लेवल बढ़ाना है, वहाँ तक हम ठीक है, अब हमको लेवल बढ़ाना है। तो आप इससे डिमोटिवेट नहीं होंगे। इसीलिए हम बोले कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही लेना है, उसके बाद आपको मॉक देना है किसी भी इंस्टीट्यूट का। आप इंपॉर्टेंट समझिए इसका, थोड़ा सा इसका यूज़ करके आगे बात करते हैं कि हम सेक्शन कैसे चुने। 4 सेक्शन होता है ना, रीजनिंग होता है पहले, उसके बाद जीएस होता है, उसके बाद जीएस के बाद मैथ्स होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है। 25-25 क्वेश्चन का सेपरेट बना रहता है। तो हम कैसे चूज करें, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे सपोज कीजिए आप एग्ज़ाम के बाहर खड़े हैं, हम क्या बोले पहले कि जैसा आप घर में रणनीति अपनाइएगा, होम में जैसे अपनाना है, यहाँ पे अडॉप्ट करना है, वैसे ही वहाँ करना है। अब मान लेते हैं आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए, सेंटर से घुसे, आपका तो वैसे ही मन धक धक करते रहता है। जो 2-3 बार एग्ज़ाम दे लिए तो उनका दिक्कत नहीं होता है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको लिए क्या दिक्कत होता है समझिए। जैसे एंटर किए, बैठे, जैसे स्टार्ट वहाँ से बोल दिया इन्विजिलेटर, या आप देख ले टाइमर स्टार्ट, आपका दिमाग सुन, और आप क्या करते हैं रीजनिंग सॉल्व करना अगर स्टार्ट कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि उसमें स्क्रॉलिंग करना होता है, स्क्रॉल करना होता है, कुछ कुछ फिगर, कुछ कुछ दिमाग लगाना होता है। और आप अभी उस इन्वायरमेंट में आए थे नहीं, क्योंकि आपका दिल तो धड़कन तो तेज़ हो चुका है वहाँ। तो अब जाना हुआ क्वेश्चन भी जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर जाते हैं। अगर आप रीडिंग से स्टार्ट करते तो होता कि नहीं होता है। अब जैसे सुने टाइमर स्टार्ट, आपका तो माइंड वैसे हिल गया कि क्या हो गया मेरे पास, कोई भूकंप आ गया, दिमाग काम करेगा नहीं। स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे फिगर देखो, मिरर इमेज देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आप यहाँ गलती कर जाते हैं रीजनिंग आगे सॉल्व करके। देखिए समझिए, अब मेरा अप्रोच क्या, आप गलती क्या करते हो उससे हमको लेन देन नहीं है। आप जब भी स्टार्ट हो आपका टेस्ट, रियल एग्ज़ाम या होम में भी देते हो, क्या हम क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो चीज़ यहाँ वो चीज़ वहाँ आएगी रियल एग्ज़ाम में। तो सब भी आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जीएस को दीजिए। जीएस क्यों, आप उतना देर में आप जैसे जीएस दे रहे हैं तो आपका माइंड ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको माइंड को खाली जो याद है वो बताना है, हाँ ये है ये है ये है, उसको दिमाग नहीं लगाना है। तो आप धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में, उस वातावरण में ढल जाते हैं कि हाँ हम एग्ज़ाम देने आए हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन माइंड का यूज नहीं करना है हमको। 5 मिनट आप उसको दिए, 5 मिनट ही देना जीएस में। उसके बाद आपको इंग्लिश में जाना है जंप करके, फ़ायदा क्या बताएंगे हम। इंग्लिश में जाना है, वहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा क्लोज टेस्ट या कंप्रीहेंशन में दिमाग लगाना है। तो आप देखिए कैसे साइकोलॉजी खेल रहे हैं। साइकोलॉजिकली पहले आप बिना दिमाग वाला लगाने में गए, ठीक है, उसमें शुरू में दिमाग काम नहीं करता है, फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अब आप जब इंग्लिश में आप 10 मिनट दिए, हम ये भी बताएंगे, इंग्लिश में 10 मिनट दिए, तब अब उस वातावरण में ढल चुके हैं पूरी, ठीक। अब हो गया सॉल्व। अब आपको आना है किस पे, रीजनिंग पे। हम रीजनिंग को क्यों बोल रहे हैं वो भी समझ में आएगा, मैथ क्यों नहीं बोले, क्योंकि दोनों में दिमाग लगाना होता है। देखिए अब पहले समझिए मेरा बात को, आप जीएस और इंग्लिश सॉल्व कर लिए, आपका माइंड में रिलैक्सेशन आ गया कि 200 सेक्शन तो मेरा गया, 50 क्वेश्चन तो मेरा हो गया। अब रीजनिंग करें कि मैथ करें, देखिए समझिए। रीजनिंग में क्या होता है ना कि 25 क्वेश्चन में 18 से 20 क्वेश्चन इजी लेवल का होता है, मतलब मिरर देखना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी छोटा छोटा होता है 18 से 20 क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो आपको तुरंत पता चल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे
तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझसे नहीं हो सकता है, नंबर सिस्टम दिया है, दिमाग नहीं लग रहा है, तो आप वहां पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको मैथ में आना है, इसके बाद आपको मैथ में आना है। अब आप रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग लगा लिए, अब आपका माइंड और खुल गया। अब आपको मैथ्स में आना है। किस में आना है? मैथ्स में। और मैथ्स में अब जैसे आइएगा तो आपको पता चल गया कि मेरा तीनों सेक्शन ख़त्म है, अब हमको जल्दी से इसको सॉल्व करना है, पूरा दिमाग लगाना है। अब देखिए समझिए, अगर कोई लड़का सपोज कीजिए कि जीएस और इंग्लिश करने के बाद अगर वो डायरेक्ट मैथ में आता थर्ड सेक्शन में, तो दिक्कत क्या होता समझिए। मैथ्स में क्या होता है ना कि अगर कोई शिफ्ट आपको टफ मिल गया, मैथ्स में अगर कोई टफ आपको शिफ्ट मिल गया तो अब तो आपका बेड़ा गर्क हो गया। और मैथ्स में एक चीज़ और क्या दिक्कत होता है कि जब जैसे मानते हैं कि एक बहुत सारा नंबर सिस्टम का पूरा एक टीसीएस बहुत सारा मतलब कि बहुत लंबा बना दिया, या फिर ज्योमेट्री में कुछ लंबा आ गया, तो अगर आप उसको सॉल्व करने में लग गए तो आपका आंसर जब तक फाइनल नहीं पहुंचेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम बना सक पाएंगे कि नहीं बना सक पाएंगे। लेकिन रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में आपको तुरंत पता चल रहा था कि हाँ ये हमसे होगा कि नहीं होगा, तुरंत टिक मारो या फिर छोड़ दो। लेकिन मैथ्स अगर आप उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा यहाँ, तो मैथ्स में आप फंस जाइएगा और प्रेशर रहेगा आपको कि आपको रीजनिंग भी करना है। और हम जो तरीका बताएं कि पहले जीएस, मेरा तरीका सुनिए सबसे, आप क्या करते छोड़ दीजिए, पहले जीएस फिर इंग्लिश फिर रीजनिंग। तो अब जब लास्ट में मैथ्स में आते हैं तो चाहे टफ रहे चाहे इजी रहे, आप समझ रहे हैं कि हमको केवल मैथ्स ही करना है अब। और एक चीज़ और भी देखते होंगे कि जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग सब सेम लेवल का रहता है, मैथ्स वेरी करता है, तो आपको मैथ्स को लास्ट में ही रखना है। ठीक, यानी पहले हम क्या बोले, पहले जीएस क्यों बोले भी समझिए, इन्वायरमेंट में ढलने के लिए, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स में आना है। अब हम टाइमिंग पे बात करते हैं कि सेक्शन वाइज हम टाइमिंग क्या रखें। तो कोई भी लड़का समझ सकता है, हम भी टेस्ट देते थे तो 5 मिनट में जीएस खत्म हो जाता है, 10 मिनट में इंग्लिश खत्म हो जाएगा। अब रीजनिंग में आपको 15 से 18 मिनट देना है, एकदम सोच के चलना घर में ऐसा ही। और उधर जो मैथ्स बचेगा उसमें 27 से 30 मिनट देना है, 27 से 30 मिनट। आप सोच के देखिए, अगर 25 क्वेश्चन है मैथ्स में तो 27 से 30 मिनट में तो होना ही होना चाहिए। तो ये टाइमिंग हो गया। अब आते हैं कि टेस्ट का टाइम इंटरवल क्या रखें। टेस्ट का हम टाइम इंटरवल क्या रखें, कौन कौन सा टेस्ट मतलब टाइमिंग में हम टेस्ट दें। तो देखिए 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है एसएससी का टायर 1, तो आप कोई एक चूज कर लीजिए, या तो 10 से 11 या 1 से 2 या फिर 4 से 5। आपको इसी तीनों में किसी एक में बैठ के आपको टेस्ट देना है, क्योंकि यही टाइमिंग आपको वहाँ होने वाला है, प्रोबेबिलिटी है। अब समझते हैं अगला टॉपिक। ये कौन सा टॉपिक है? 5वां, कि मॉक टेस्ट हम लगाएं तो डेली दे या वीकली दे, डेली दे या वीकली दे, या फिर क्या कैसे दे, समझिए थोड़ा सा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, पूरा बढ़िया से आप कर लिए मेहनत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्टैंडर्ड ठीक है, तो आप डेली भी मत दीजिए, एक एक दिन छोड़ छोड़ के दीजिए। अगर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, कैलकुलेशन ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 150 140 तक स्टैंड कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि एक एक दिन छोड़ छोड़ के टेस्ट देना है। क्या फ़ायदा होगा बताएंगे। और जिनका बेसिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो 100 150 110 120 में अटक जाते हैं, उनको वीक में केवल 2 ही टेस्ट देना है, 3 दिन के इंटरवल में। एक संडे को एक वेडनेसडे को रख सकते हैं, डेली नहीं देना बेवकूफ़ के जैसा उन लोगों को जिनका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। क्या होता है दिक्कत, समझिए थोड़ा समझिए। हम लोग का ह्यूमन नेचर क्या होता है ना कि जब हम लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता ना, तब तक उसका पीछे लगे ही रहते हैं। जैसे मान लेते आज हम मॉक दिए, मेरा मॉक में आ गया मान लेते हैं 120 नंबर, ठीक। अब अगला मॉक टेस्ट हम दिए, मान लेते हैं 125-30 नंबर आ रहा है,
क्योंकि आप तैयारी नहीं किए हैं बढ़िया से। तो ऐसा नहीं कि तैयारी बिना किए अब आपका मॉक में 160-70 हो जाएगा 100। तो आपको क्या ऐसा लगता है ना कि यार चलो आज 100 आप टारगेट लेके चलते हैं 150, जो कट ऑफ उधर तक जाता है, और आपका आ रहा है 120-25, बढ़ नहीं रहा है क्योंकि अब तैयारी ढंग से किए नहीं है। तो अब सोचते हैं अगला टेस्ट दे करके हम 150 लाएंगे, अगला टेस्ट दे करके 150 160 लाएंगे, अगला टेस्ट दे करके 170 लाएंगे। और अगला टेस्ट करते 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 आपका ना टेस्ट बढ़िया उतना जाता है स्कोर, क्योंकि तैयारी किए नहीं, ना ही तैयारी हो पाता। अब तैयारी क्यों नहीं हो पाता समझिए, आप डेली अगर टेस्ट दे रहे हैं बिना तैयारी किए ढंग से, तो आपका माइंड तो ख़राब हो जाता है डेली पहले से ही कि यार मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, पढ़ रहे में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। आप गलतियों को नहीं देख रहे कि हम गलतियां मतलब कौन सा हमको सेक्शन में दिक्कत हो रहा है, कौन सा सेक्शन में हमको सुधार करना चाहिए, वो गलतियों को नहीं देख रहे हैं, आप केवल टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा इसका यूज़ कीजिए, बिना गलतियों को सुधारे हुए, बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए क्या आपका स्कोर बढ़ सकता है 150-160? तो बोलिएगा कि नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम बोले कि आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं है, तो आपको वीक में कम से कम 2 ही मॉक देना है, उससे ज़्यादा मॉक नहीं देना है। ठीक, अगला देखते हैं। अपना स्टैंडर्ड को जज कैसे करें, मतलब हम रैंक देखें, परसेंटाइल देखें कि मार्क्स देखें? तो बेवकूफ़ वाला दिमाग मत लगाइए। आपको वहाँ परसेंटाइल से जॉब नहीं मिलने वाला है, आपको वहाँ मार्क्स से जॉब नहीं मिलने वाला है, आपको वहाँ रैंक से जॉब मिलने वाला है। आप रैंक को देखिए, क्यों समझिए। अगर इजी शिफ्ट है तो आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा, चाहे घर में दो चाहे वहाँ दो। अगर टफ शिफ्ट है तो आपका मार्क्स कम आएगा। तो जिस हिसाब से आपका मार्क्स कम होगा, कहीं ना कहीं उसी हिसाब से टॉपर का भी मार्क्स कम होगा। वो तो ब्रिलियंट है नहीं कि वो कहीं अमेरिका से पढ़ के आया हो, या फिर कहीं वो IITian हो, इंजीनियर हो, एकदम सुपर इंजीनियर, और वो टेस्ट दे रहा नहीं, वो टफ शिफ्ट में उतना ला लेगा। तो आपको अपना रैंक देखना है। इजी शिफ्ट में भी मार्क्स ज़्यादा कि खुश नहीं होना, आपको रैंक देखना है। टफ शिफ्ट में आपका मार्क्स आ गया तो डिमोटिवेट नहीं होना, आपको रैंक देखना है। इससे फ़ायदा क्योंकि समझिए, आपको पता चलेगा कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि रैंक ही तो आपको जॉब मिलेगा ना उतना। अगर आप जनरल है तो उस हिसाब से अपना रैंक लगाइए, OBC है तो अपना हिसाब से रैंक लगाइए। अब समझते हैं कि हम रैंक क्या लाने की कोशिश करें। देखिए समझिए, आप सबसे पहले ऐसा मत सोचिए कि हमको टॉप 1000 में ही आ जाना है पहले टेस्ट में से। आप सबसे पहले सोचिए, चाहे जो कैटेगरी को, हमको 5000 रैंक के अंडर आना है। 5000 आएंगे, उसके बाद जैसे उसका अंदर है, आपको टारगेट देना नहीं, हमको 2500 के अंदर आना है। 2500 के अंदर आ गए तो उसके बाद आपको टारगेट देना 1000 के अंदर आना है। 1000 के बाद 500, 500 के बाद 100 के अंदर आना है। रैंक 1 लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रैंक 1 को भी वही जॉब मिलेगा जो रैंक 50 को मिलेगा, रैंक 100 को मिलेगा। उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये आपको रैंकिंग सिखाएगा, ठीक। तो आपको रैंक देखना केवल। देखिए टेस्ट का मतलब, टॉपिक क्या है, गलतियां कैसे सुधारें। देखिए टेस्ट का मतलब क्या होता है ना कि गलतियों को सुधारना, या ऐसा नहीं कि टेस्ट पर टेस्ट हम देते जा रहे हैं, डेली पढ़ ही नहीं रहे हैं कुछ भी बेवकूफ़ जैसा, एकदम लगा रहे हैं टेस्ट ट्यूब का, ये ग्रेड अप का, एग्ज़ामों का, रैमों का, अनअकैडमी का, सब का टेस्ट लगा रहे हैं, फ्री मिल ही रहा है आप लोग को। आपको गलती कहाँ कर रहे हैं, मैथ्स का अगर आप ज्योमेट्री में गलती कर रहे हैं तो ज्योमेट्री को देखिए बढ़िया से, ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे हैं तो उसको देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम फार्मूला के कहाँ हो रहा है, अलजेब्रा में तो वहाँ देखिए, जीएस में आप देखिए कि अच्छा हमको एक बार और लूसेंट पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में देखिए कि हमको एक बार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए। तो गलतियों को सुधारिए, ना कि टेस्ट पर टेस्ट दे करके और अपना माइंड खराब करके दिन भर दिन उसी में सोच में पड़े हुए हैं कि यार मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है और एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीना बाद। बेवकूफ़ जैसा नहीं करना है। अब देखते हैं कि आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि आजकल मॉक टेस्ट हर एक जगह फ्री में मिल रहा है। तो लड़का लोग को क्या हो गया ना कि फ्री का चस्का सबको रहता है। तो कोई यहाँ का टेस्ट ऐसा नहीं कि वो लेते हैं, स्टैंडर्ड का भी लेते हैं, लेकिन वो हर एक जगह टेस्ट देते हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का फ्री में या कुछ में भी हो। देखिए समझिए क्या करना है, आप मेरे सजेशन सुनिए। एक आप किसी इंस्टीट्यूट का जो आपको अच्छा लगे, चाहे रेमो सर का हो, टेस्ट ट्यूब हो, या फिर टेस्ट बुक हो, ठीक है ना। तो ये सब का एक आप खरीद के रख लीजिए, एक आप पैकेज खरीद लिए, ठीक। और एक क्या करना है कि आपको जो फ्री मिले, जो वीकली में भी आता हो,
एक उसको रखना है। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा समझिए। एक जब आप मान लेते हैं इंस्टीट्यूट ए का अपना पैसा से खरीदें, तो आप वहाँ पे अपना रैंक उतना भीड़ में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उसको देख पाइएगा पूरा बढ़िया से कि हाँ हम इतना में इतना रैंक हैं। अब आप जब वीकली दीजिएगा कभी कभी उसको, तो मान लेते हैं कि उसमें आपका रैंक कम भी आ गया और यहाँ आपका रैंक ठीक है, तो आप एक संतुष्टि में रहिएगा कि चलो यार मेहनत करना है हमको, वहाँ पहुँचना है, ठीक, वहाँ पहुँचना है हमको। तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप यहाँ स्टैंड कहाँ कर रहे हैं वो भी दिखेगा, और ऑल इंडिया रैंक में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो भी आपको दिखेगा, वीकली या कोई भी फ्री में देना है तो। ठीक, अगले समझते हैं। अब एक चीज़ और दिक्कत होता है क्या कि बहुत सारे जब अब एनालिसिस की हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि टायर 1 है तो अलग इसका एनालिसिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। कि जब हम टेस्ट दे लिए, पूरा मेरा कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन, तो हम एनालिसिस कैसे करें? क्या हम जो यूट्यूब में अवेलेबल वीडियोज़ हैं सॉल्यूशन का वो देख लें, या फिर जो टेस्ट देते उसी में अवेलेबल रहता है वो देख लें? देखिए बेवकूफ़ वाला माइंड मत लगाइए। मान लेते हैं एक लड़का क्या करता है कि वो टेस्ट दिया एग्ज़ाम का, वो थोड़ा मोड़ा देख लिया, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। वो क्या जान रहा है कि अच्छा यार मेरा तो सॉल्यूशन यूट्यूब पे आने वाला ही है, या टीचर तो हमको प्रोवाइड कर ही रहा है जिसका मॉक लिए हैं। तो आपका माइंड उसी पे रिलायंट हो जाता है, उसी पे डिपेंडेंट हो जाता है कि यार चल अगर मैथ में जैसे मान लेते 25 क्वेश्चन है और आपसे अगर 5 क्वेश्चन नहीं बना, तो आपका दिमाग भी नहीं लगाएगा उसमें। आपका दिमाग बोलेगा नहीं छोड़ दो, इसका तो सॉल्यूशन आने वाला ही है, वो तो टीचर बताएगा ही बताएगा। तो आप एक तरह से लेजी बन रहे हैं क्वेश्चन करने के प्रति। आपका माइंड लेजी बन रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगे। एक लड़का क्या करता है, एक लड़का थोड़ा सा समझदार, वो समझता है, वो जानता है कि यार देखो हम 100 क्वेश्चन है तो उसमें हमको जीएस और इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग भी हम सॉल्व ही कर लेते हैं, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स को कैसे करेगा वो लड़का जो होशियार होगा, प्रूडेंट होगा, वो करेगा देखो सॉल्यूशन है ठीक है यूट्यूब पे अवेलेबल, टीचर का भी मॉक में दिया है ठीक है, वो कहीं भागेगा नहीं। लेकिन अगर हम अपना दिमाग ना लगा करके डायरेक्ट हम उस सॉल्यूशन को देख लें, वीडियो सॉल्यूशन को, तो मेरा दिमाग कहाँ लगा? हम तो अपना दिमाग का यूज़ नहीं किए। अगला क्वेश्चन आएगा तो हम अपना दिमाग कैसे लगाएंगे? मेरा खोपड़ी काम कैसे करेगा? क्या टीचर सारा सॉल्यूशन करा देगा? जितना क्वेश्चन है करोड़ों अरबों क्वेश्चन सब करवा देगा? तो वो क्या करेगा, वो जान रहा है कि हाँ सॉल्यूशन है, अगर हमसे नहीं होगा ना तो लास्ट में हम देख लेंगे एक आध दो। तो क्या करेगा कि मैथ जो है वो सारा अपने से सॉल्व करेगा एक बार, फिर जो नहीं होगा उसको फिर से दोबारा देखेगा, यार हम कुछ पढ़े हैं उस कंसेप्ट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग कहाँ तक जा रहा है। अल्टीमेटली उसको 1 से 2 ही क्वेश्चन बचेगा जो उससे नहीं होने वाला रहेगा। तब वो लास्ट में क्या करेगा कि चलो वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हैं। और जब भी वो सॉल्यूशन देखने जाएगा तो फिर से वो देखेगा कि टीचर मेरा ही कंसेप्ट से बता रहा है कि अलग कंसेप्ट से। जैसे वो अलग कंसेप्ट से बताएगा तो फिर वो उसका दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग कंसेप्ट नहीं समझ सकते हैं। आजकल यही गलती हो रहा है ऑनलाइन में, हर एक क्वेश्चन के प्रति टीचर हर एक कंसेप्ट बता रहा है। तो ये चीज़ करना है आपको। क्या करना है कि जब भी आप 100 क्वेश्चन किए तो ये जीएस इंग्लिश का तो कहीं देखने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन रीजनिंग आप खुद कर लीजिएगा या सॉल्यूशन देख करके। मैथ्स क्या करना है आपको टायर 1 में कि एक बार पूरा 25 सॉल्व करना है, चाहे कितना टाइम लगे। दोबारा आपको सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन में आपको डॉट लग रहा है या दिक्कत लग रहा है, या उसका स्क्रीनशॉट ले ले या उसको नोट्स कर ले। अब जब सॉल्व कर लिए, आपका दिमाग पूरा खत्म हो चुका आपका कंसेप्ट, तब आप लास्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। केवल ये बोल रहे हैं देख सकते हैं, और वो भी तब आपको अप्लाई करना है जब आप ही का कंसेप्ट से टीचर बताएगा, तो अन्य अलग कंसेप्ट बताएगा तो उसका यूज नहीं करना है। ठीक, अगला देखते हैं कि टॉपर का देखते होंगे टायर 1 में कि भाई का तो 200 में 200, 195, 190 आ रहा है, यार मेरा तो कभी नहीं हो रहा है। देखिए वो सब क्या होता है ना कि अलग अलग आईडी बना करके, चूँकि फ्री वाला होता है उसमें, है ना, कोई होते भी हैं कि 180-85 ला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये होता है आपका टाइम भी देखते हैं उन लोगों का कि 10-15 मिनट में उतना मार दे, कोई तो 10 ही सेकंड में मार देता है उतना। तो अलग अलग आईडी बना करके वो फ्री में सॉल्यूशन देख करके उसके बाद फिर रीअटेम्प्ट कर लेते हैं। उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना, अपना टारगेट पर स्टिक रहना है, कंपेयर दूसरा से नहीं करना है। इसका हम वीडियो बनाएंगे कभी। अब एक चीज़ और है कि क्या मेरा मॉक टेस्ट में सपोज कर लेते हैं हम रेमो सर का दे रहे हैं या टेस्ट ट्यूब दे रहे हैं या टेक्स्ट बुक दे रहे हैं, मेरा 140 आ रहा है,
तो जब हम रियल एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्या मेरा 150 हो सकता है या 140 से 130-25 भी हो सकता है? तो पहले आंसर समझिए। जितना भी, चूँकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुके हैं तो आपको पता चल रहा है कि जो हम मॉक दे रहे हैं ना, उसमें मैथ का लेवल तो वही है, रीजनिंग का भी लेवल वही है, जीएस का भी लेवल ठीक ठाक है, लेकिन इंग्लिश का लेवल मॉक में कुछ ज़्यादा होता है, एसएससी में कुछ कम होता है। ये है आपका जो आप मॉक दे रहे हैं उसका रियल घर में कोई भी इंस्टीट्यूट का, और ये एसएससी का इंग्लिश होता है। क्यों समझिए एसएससी कम क्यों होता है? क्योंकि एसएससी में जो भी एंटोनिमियस, सिनोनिमियस आते हैं या जो भी क्लोज टेस्ट आते हैं वो बहुत छोटा छोटा रहता है। वो पूरा एकदम जैसे बोलते हैं ना कि जो वर्ड जान रहे हैं वही चीज़ आता है वहाँ पे, फ्रेज वही चीज़ आता है वहाँ पे, आइडियम वही चीज़ आता है। और जब आप एग्ज़ाम देते हैं घर में मॉक टेस्ट तो उसमें कुछ अलग अलग अल्टर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि इंग्लिश में आपका 40 अगर आ रहा है 50 में या 35 आ रहा है तो वहाँ 50 होना ही होना है। ये मेरे साथ भी होता था जब हम ग्रेड अप कर देते थे, तो मेरा कितना 40-42 इस तरह से रहता था, कभी 35 भी, लेकिन वहाँ हमेशा 50 में 50 आता था। तो अब मान के चले आपका 10 नंबर बढ़ने वाला है, इंग्लिश बढ़ाएगा वो। ये हो गया। तो ये हमको लगता है कि आप पूरी सफिशिएंट है आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। और एक चीज़ और था कि अगर कोई, फिर से अगर हम बता देते हैं कि किसी को भी अगर कुछ क्वेरी करना हो, कुछ आंसर रिप्लाई मांगना हो, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के रिप्लाई मांग सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे सेक्शन में फिर से कमेंट में जा करके मैसेज तो आता है, लेकिन कैसे हम वहाँ पे रिप्लाई दे सकें? तो आप, रिपीट कर रहे हैं हम ये चीज़ फिर से, तो आप वहाँ पे जा करके, बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं, हम रिप्लाई भी करते हैं जब हमको टाइम मिलता है तब तक। क्योंकि हमको लगता है कि देखिए जो जुड़ा हमसे अभी है वो एक सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है ना। और अगर मेरे जैसे मान लेते हैं अभी 60 सब्सक्राइबर हैं या व्यूज़ 250 है, तो उसमें कम से कम 10 तो लड़का पढ़ने वाला होगा ना। बस 10 का अगर हेल्प हो जाएगा तो बहुत काफ़ी। लेकिन हमको भी अपना देखना है, तो हम भी जब टाइम मिलता है हम रिप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। तो आज यहीं तक मुझे लगता है कि हम सारी बातों को बता चुके होंगे कि कैसे मॉक टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, पूरा कम से कम 30 मिनट ज़रूर देखें। और अब आपको जो वीडियो हैं वो वीक के बीच में भी कभी कभी मिल जाएंगे। जैसे हम तो ये बोलते थे कि संडे को मिलेगा, लेकिन हम रिकॉर्ड कर देंगे, वो आपको वेडनेसडे, थर्सडे कभी भी मिल सकता है।